Hello everyone, welcome to SmartWorks Lab. So from today we are starting this prelims news analysis series. ठीक है, आपने जैसे लास्ट 2-3 ईयर्स में देखा होगा कि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में न्यूज़पेपर्स में से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो जनरली होता ये है कि हम लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की जो है उनकी मैगजीन्स पढ़ रहे होते हैं, बट वो एक्चुअल एग्जाम में हमको उतना हेल्प नहीं करती है. सो वी थॉट कि हमें सिर्फ न्यूज़पेपर्स पर फोकस करके जो भी न्यूज़ आइटम्स हैं, अगर हम लोग सिर्फ उसको भी कवर करते हैं तो जो 20-30 क्वेश्चंस हमारे करंट अफेयर्स के हैं, वी कैन डू दोज क्वेश्चंस इजीली. सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस सीरीज. सो यहाँ पर हमारी कोशिश होगी कि हम लोग 15 से 20 मिनट में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं उसको हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज कर सकें. ठीक है. सो टुडेज 1 December. Also one more thing, we will be doing similar series for the PIB analysis and for the mains current affairs. So try going through all the videos which we will be posting on the channels. It will help you immensely in the upcoming examination. So starting with today's news. The first news item for today. So ISRO is launching the X-ray polarimeter satellite. So as we know कि space एक बहुत ही favorite area है UPSC का from prelims perspective. सो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. सो इस न्यूज़ आइटम में हमें जो चीज़ें याद रखनी है, पहला तो इस पर्टिकुलर मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है. सो एज वी नो कि जितनी भी स्पेस बॉडीज होती हैं, दे एमिट वेरियस काइंड ऑफ एमिशंस. दोज लाइट्स कैन रेंज फ्रॉम इंफ्रारेड, विजिबल, एक्सरे. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, जो हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप था नासा का, so it was catching the light in the infrared range, right? So similarly in this particular mission, through this satellite we will try to catch light in the X-ray range. और इससे हमें हेल्प क्या मिलेगी कि we can understand the emission processes from the astronomical sources, right? Like black hole, neutron stars, pulsar wind nebulas, etc. So basically जितनी भी bodies हैं space में, उनकी processes के बारे में हम लोग जान सकते हैं by understanding the X-ray emissions. This particular satellite will be placed in the low Earth orbit. ठीक है, इसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करने वाले हैं एट दी 650 किलोमीटर्स एल्टीट्यूड. इसमें दो मेजरली देयर आर टू पेलोड्स. फर्स्ट इज द पोलिक्स विच विल मेजर द पोलैरिमेट्री पैरामीटर्स, दैट इज द डिग्री एंड एंगल ऑफ पोलराइजेशन. सो वी नो दैट एज द लाइट पासिस थ्रू सर्टेन मीडियम इट गेट्स पोलराइज्ड. उसका जो एंगल ऑफ ओरिएंटेशन है उसमें चेंजेस हो सकते हैं. सो बेसिकली उस पोलराइजेशन को ये इंस्ट्रूमेंट जो कि पॉलिक्स नाम का है ये कैप्चर करेगा. सेकेंड पेलोड इज एक्स स्पेक्ट. दिस विल प्रोवाइड स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन. सो ये पेलोड्स उतने काम की नहीं है. आपको जस्ट ये रिमेंबर रखना है कि मिशन का नाम क्या है, इसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और ये कौन से ऑर्बिट में प्लेस किया जा रहा है. पोलैरिमीटर वी नो इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द पोलराइजेशन ऑफ लाइट. ठीक है. द सेकेंड न्यूज आइटम. सो सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली रूल्ड दैट द गवर्नर हैज द सोल अथॉरिटी टू अपॉइंट वाइस चांसलर्स ऑफ अ यूनिवर्सिटी. सो ये इशू काफी लंबे समय से न्यूज में चल रहा है. इन द लास्ट फ्यू ईयर्स स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, दे हैव ब्रॉट देयर ओन लेजिस्लेशंस जहां पे ये बोला गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को अपॉइंट करेगी. सो इन दैट कंटेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन दिस रूलिंग दैट इट इज द सोल डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर. ठीक है, जो कि वो अपने हिसाब से अपॉइंट कर सकता है वाइस चांसलर्स को. सो इन दिस कंटेक्स्ट हमें ये जानना है कि जो चांसलर होता है यूनिवर्सिटी का, इट इज द गवर्नर. ठीक है, गवर्नर इज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड ही इज गोइंग टू अपॉइंट द वाइस चांसलर्स. सेकेंडली, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, why we have given this power to governor. तो देखिए यूनिवर्सिटीज या फिर जो हायर एजुकेशन है, इट इज वेरी प्रोन टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिक्स ऑफ द डे. सो वी वांट टू इंसुलेट अवर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द डे टू डे पॉलिटिक्स. ठीक है, वी वांट कि सिर्फ एक्सीलेंस या फिर सिर्फ मेरिट के बेसिस पे अपॉइंटमेंट किए जाए. ये रीजन है कि ये वाली जो पावर्स है अपॉइंटमेंट की, ये गवर्नर को दी गई है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट को. इन दिस कंटेक्स्ट पुंची कमीशन, चूंकि ये एक बहुत बड़ा इशू हमेशा बना रहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स इन द सेंटर स्टेट रिलेशंस. सो पुंची कमीशन ने ये बोला था कि ये जो पावर है इट शुड बी विद द स्टेट गवर्नमेंट
and not with the governor. So while you are writing the answer in mains also, वहाँ पे भी हम लोग ये in the way forward mention करते हैं कि भाई ये जो पावर है अपॉइंटमेंट्स की ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए. कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए इन दिस कंटेक्स्ट, राइट. एक तो देखिए कुछ है हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में. यू नो दैट आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर. आर्टिकल 153 provides for the office of governor. Article 163, it says that governor will act on aid and advice of the council of minister except when he is called upon to act in his discretion. तो ये जो वर्ड है discretion, इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में ही आता है इन दी आर्टिकल 163. ठीक है. So remember these 2 points in the context of governor. Moving on. So the COP28 summit is being held in Dubai. देखिए COP होता क्या है? COP is the conference of parties. In 1992, ठीक है, रियो समिट हुआ था जिसको हम लोग अर्थ समिट भी बोलते हैं, और यहां से एस्टेब्लिश हुआ था यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC. इस UNFCCC के फ्रेमवर्क में हर साल डिफरेंट कंट्रीज में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है जिसमें जितनी मेंबर कंट्रीज हैं वो लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं ऑन वेज टू टैकल क्लाइमेट चेंज. ठीक है. लास्ट जो कॉप हुआ था इट वाज COP27 और ये हुआ था शर्म अल शेख में, ये जो नाम लिखा हुआ है, ठीक है, शर्म अल शेख इजिप्ट. ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा भी जा चुका है कि ये वाली सिटी कौन से देश में है, तो ये इजिप्ट में है. ठीक है. सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चूंकि ये सिर्फ इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है या फिर सिर्फ ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ उस कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, नहीं. हमें इसको ज्योग्राफी के टर्म्स में भी देखना होगा कि जो भी सिटीज न्यूज में आ रही है, हम लोग जब कोई भी न्यूज एनालिसिस करेंगे तो उस सिटी की लोकेशन क्या है. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग तो ये हो गई. तो जो COP27 था वहां पे ये डिसाइड हुआ था कि देयर विल बी अ लॉस एंड डैमेज फंड. इस पे एग्रीमेंट किया गया था कि लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाएगा. अब ये होता क्या है, देखिए क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में 3 वर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कशंस में. फर्स्ट इज मिटिगेशन, सेकेंड इज एडाप्टेशन and third is loss and damage. So what is mitigation? Mitigation क्या होता है कि जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं हमें उसको कम करना है ताकि हम लोग क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बच सकें. सो मिटिगेशन इज अबाउट रिड्यूसिंग, मिटिगेट करना है, रिड्यूस करना है जो एमिशंस प्रेजेंटली किए जा रहे हैं. ठीक है. सेकेंड वर्ड होता है एडाप्टेशन. एडाप्टेशन में वी आर अज्यूमिंग कि भाई क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट तो हो गया, उससे जो डैमेज है वो होके रहना ही है, तो हमको अडाप्ट करना है. अडाप्टेशन कैसे करेंगे कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट शुड बी क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट. ठीक है. सो दैट इज अडाप्टेशन. सेकेंड थिंग. थर्ड इज लॉस एंड डैमेज. लॉस एंड डैमेज ये बोलता है कि मैनी पुअर एंड डेवलपिंग countries like small island states, they have already faced the impact of climate change in the last 20-30 years. उनका करोड़ों का डैमेज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ लाइव्स लॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर. सो हमें उनको रिकम्पेंसेट करना है अब. ठीक है. तो जो डैमेज हो चुका है उसको रिकम्पेंसेट करने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाए. सो दिस आर दी 3 key terms. Remember the difference between these 3: mitigation, adaptation, loss and damage. So in COP27 इस पे एग्रीमेंट हुआ था कि ये फंड बनाया जाएगा, बट इन COP28 it is for the first time that countries have now started committing money into that fund, कि उसमें पैसा भी दिया जाए. ठीक है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल $250 मिलियन के कमिटमेंट अभी तक रिसीव करे जा चुके हैं इस फंड में, जबकि नीडेड है $1.5 ट्रिलियन. सो काफी कम है जितना नीडेड है उससे. सेकेंडली आपको ये चीज बिल्कुल माइंड में रखनी होगी कि इस फंड का जो होस्ट है इट इज द वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक विल बी होस्टिंग दिस पर्टिकुलर फंड फॉर 4 years.
सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंट प्रीलिम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है पहले भी कि दिस पर्टिकुलर फंड का होस्ट क्या है, ठीक है। तो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी होगी, या फिर यूएन है, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक इज द होस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पेमेंट्स आर वॉलंटरी, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो लोग इसमें पैसा डाले ही डालें, कंप्लीटली वॉलंटरी बेसिस पे ये फंड अभी चलाया जाएगा। सर्टेन परसेंटेज हैज बीन सेट अपार्ट फॉर एलडीसीज एंड एसआईडीएस। ये क्या है? एलडीसीज इज द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, दिस इज द स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। सो इनके लिए एक फिक्स परसेंटेज रखा जाएगा इनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए। All developing countries are eligible to apply for and every country has been invited to contribute to the fund. So basically कोई भी कंट्री पैसे विड्रॉ भी कर सकती है और पैसे डिपॉजिट भी कर सकती है ऑन ए वॉलंटरी बेसिस इफ दे वांट टू डू सो। COP28 को हम लोग एक अलग से वीडियो बना के मेंस के पर्सपेक्टिव से भी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेंगे इन द कमिंग डेज। एक बार ये मीटिंग्स वगैरह प्रॉपर्ली खत्म हो जाए देन ओनली वी कैन डू दिस एनालिसिस, ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, सो द लद्दाख इशू इज अगेन इन द न्यूज। द कंटेक्स्ट इज दैट द सेंटर हैज नाउ एग्रीड टू एग्जामिन द वेरियस डिमांड्स विच आर रेज्ड बाय द सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एंड पीपल इन लद्दाख। तो इनकी क्या डिमांड्स हैं? देखिए, फर्स्टली दे आर डिमांडिंग इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंडली दे आर डिमांडिंग ट्राइबल स्टेटस, ठीक है। एंड थर्डली दे आर डिमांडिंग प्रोटेक्शन ऑफ लोकल जॉब्स एंड लैंड। सो हमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से माइंड में ये रखना है 6th शेड्यूल, ठीक है। देयर आर ओनली 4 स्टेट्स विच आर पार्ट ऑफ द 6th शेड्यूल, ऑल आर इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये सिर्फ 4 स्टेट्स हैं जो कि 6th शेड्यूल का पार्ट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आपको माइंड में रखना है कि ये जो 6th शेड्यूल है इट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 244 एंड 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे बेनिफिट क्या होता है कि अंडर 6th शेड्यूल वी कैन एस्टेब्लिश ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ के जो पीपल हैं उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स। जो स्टेट गवर्नमेंट के लॉज होते हैं वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते हैं, उसके लिए गवर्नर का परमिशन चाहिए होता है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे ये पूरी डिमांड्स चल रही है। नेक्स्ट, सो इन इकोनॉमी in specifically in prelims what they are now doing is they are asking specifically words that this particular word means what। जैसे आपने देखा होगा इस साल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था बीटा के ऊपर, ठीक है, कि वो स्टॉक मार्केट के कंटेक्स्ट में यूज होता है, उसका मतलब क्या है, या फिर शायद वो ऑप्शन में दिया था। तो बीटा इस तरीके से वर्ड्स दे कैन पिकअप डायरेक्टली एंड दे कैन आस्क द मीनिंग। और या फिर इकोनॉमिक्स में थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं कि वो इंटरलिंकेजेस बिठाते हैं, ठीक है, कि इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई के बीच में क्या कनेक्शन है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं। सो उसी को माइंड में रखते हुए टुडे वी हैव पिक्ड अप दिस टॉपिक ऑफ बजट बोरोइंग। सो द बैकग्राउंड ऑफ दिस डिबेट इज दैट इन बिफोर 2019, ठीक है, गवर्नमेंट यूज्ड टू डू लॉट ऑफ बजट बोरोइंग। ये क्या होता है? लेट्स सपोज कि गवर्नमेंट की कोई पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, या फिर गवर्नमेंट का कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल है। सो गवर्नमेंट उसके थ्रू पैसा बोरो करती है, ना कि डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि एक तो गवर्नमेंट के पास में पैसे आ गए जो उसे चाहिए फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन या फिर फॉर वेरियस नीड्स, बट ये जो बोरोइंग हुई है इट विल नॉट बी शोन इन द फिस्कल डेफिसिट नंबर्स, ठीक है, इट विल नॉट बी शोन इन द फिस्कल डेफिसिट नंबर्स। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ? देखिए, आपने पढ़ा होगा कि इंडिया में एक एक्ट है FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इस एक्ट में मैंडेटेड है कि सेंटर एंड स्टेट्स हैव टू रिड्यूस देयर फिस्कल डेफिसिट टू 3% ईच, ठीक है। बट चूंकि इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए फॉर वेरियस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, सो उसके लिए गवर्नमेंट इज बोरोइंग मनी, बट एट द सेम टाइम वी डोंट वांट टू ब्रीच दिस लिमिट। सो उसके लिए एक वे आउट था ऑफ बजट बोरोइंग, बट इससे जो ट्रांसपेरेंसी होती है हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स में वो कम हो जाती है। इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए
सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन 2019-20 इस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया, और इसी कारण से हमारा फिजिकल डेफिसिट नंबर जो है वो एकदम से जंप भी करा था उस समय, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज दैट द मेनी स्टेट्स आर स्टिल कंटिन्यूइंग टू डू ऑफ बजट बोरोइंग। सेंटर ने ट्राई किया है, कुछ इंसेंटिव्स भी दिए हैं स्टेट्स को ताकि इस चीज़ को कम करा जा सके, बट इट इज स्टिल अ कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम दैट स्टेट्स आर नॉट डेटरिंग टू डू ऑफ बजट बोरोइंग। So just remember the meaning of this term from the prelims perspective. Next, तो न्यूज़ आइटम ये था कि जो हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन है उसका लोगो चेंज किया गया है। उसके लोगो में धन्वंतरी की इमेज ऐड करी गई है। धन्वंतरी इज बेसिकली अवतार ऑफ विष्णु हैं जो कि एज ए फिजिशियन शो करे गए हैं हमारे इंडियन जो भी रिलीजियस बुक्स हैं उसके अंदर, तो इनका लोगो ऐड किया करा गया है। बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो अबाउट द नेशनल मेडिकल कमीशन। सो नेशनल मेडिकल कमीशन इज अ 33 member regulatory body. It is a 33 member regulatory body specifically for the medical education in India. ठीक है। It is constituted through a National Medical Commission Act 2019, replacing the Medical Council of India. So Medical Council of India को रिप्लेस करके नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया था। अच्छा, प्रीलिम्स में इसमें से पूछा जा सकता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जो हमारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, इट वॉज ए इलेक्टेड बॉडी, ठीक है, इसके लिए इलेक्शंस हुआ करते थे। बट जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, it is completely a nominated body. Members and chairperson are nominated by the central government. ठीक है, सो ये एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों बॉडीज के बीच में जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, टाइप ऑफ बॉडी क्या होगी? तो चूंकि एक एक्ट के थ्रू बन रही है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। So this is it for today. If you have any suggestions, any feedback about how we can improve this particular series, please type in the comment box and we will try to incorporate those ideas in the upcoming lectures. Thank you.